Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, एक्सरसाइज 6 शुरू करते हैं। बताइए बेटा, क्वेश्चन बोलिए। सर थर्ड वाला है। थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, कौन सा बेटा? एक्टिव मिथाइलिन का। यस, दो साइड मतलब डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। हाँ, एक्टिव मिथाइलिन वैसे जनरल मैनर में बोलेंगे तो ऐसा आता है। CH2 दिया होगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। वायर रेजोनेंस। वायर रेजोनेंस वो तब आपको समझ में आएगा जब आप इसका कार्बन आयन बनाओगे, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, तब आपको वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप है वायर रेजोनेंस, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। बिकॉज हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो निगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेट बेस का, ये जितना ज्यादा डिस्पर्स्ड करेगा उतना ये पेरेंट ज्यादा एसिडिक होगा। तो यस, बेसिकली इसके डिस्पर्जन के लिए ये ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट है। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। यस, ठीक है। सो अभी जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखोगे तो जो ऑप्शन सी है उसको देखो, उसमें क्या है कि एक कार्बन है जिसका हाइड्रोजन है, और आपको तीन साइड्स में COCH3, COCH3 और COCH3 दिख रहा है। यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वाया रेजोनेंस, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस, और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस। ठीक। तो दो में जब हम इतना ज्यादा एसिडिक बोलते हैं इसको, तो फिर ये तो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो गया रिलेटिव, है ना, कंपैरिजन वाइज अगर हम दिखे। यस, ठीक है। तो गिवन जो ऑप्शंस हैं उनमें बेस्ट पॉसिबल जो आंसर आपका आएगा वो ये सी वाला हो जाएगा। देखो कुछ डेटा भी मैंने आपको दिया था, इससे आपको क्लैरिटी होती है। जैसे मैंने, आप याद करो तो C2H5OH के लिए pKa वैल्यू दिया हुआ है, करीब करीब मेरे ख्याल से 16 लिखवाया होगा मैंने, है ना, क्योंकि यहाँ H कनेक्टेड टू O है, जबकि यहाँ H कनेक्टेड टू कार्बन है। तो नॉर्मली क्या होता है, H कनेक्टेड टू कार्बन जो होता है वो लेस एसिडिक होता है। जैसे मीथेन, है ना, इसका अगर पीके वैल्यू देखोगे तो करीब 43 44 जाएगा। नाउ यू कंपेयर, तो इसका पीके तो बहुत कम है। लेकिन जो एक्टिव मिथाइलिन वाले केसेस होते हैं, जैसे याद करो तो मैंने इसका एक दिया होगा COCH2COH, ये डेटा देने का फायदा क्या हुआ, आप कंपैरिजन कर पाते हो। इसका पीके अप्रोक्सीमेटली 5 दिया है, तो यहाँ भी H कनेक्टेड टू कार्बन है, यहाँ भी H, यहाँ H कनेक्टेड टू कार्बन है, यहाँ भी H कनेक्टेड टू कार्बन है, लेकिन डिफरेंस देखो कितना ज्यादा हो गया। और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ H कनेक्टेड टू O से भी बढ़ गई, क्योंकि जितना पीके कम होता है उतना एसिडिक क्या होता है बड़ा ज्यादा। तो ये डेटा आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो काम सही कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर आप सीधे सीधे ये मान लोगे कि H कनेक्टेड टू O हमेशा ही ज्यादा एसिडिक होगा H कनेक्टेड टू C से, तो फिर यहाँ मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि इसके डी ऑप्शन में H कनेक्टेड टू ऑक्सीजन है। मेरी बातें समझ में आई बेटा? यस। हम्म, चलो ये सॉल्व हो गया। और बताइए बेटा। सर टेंथ वन। तो फोर्थ आ गया था। नो सर। तो मैं फोर्थ भी बता देता हूँ। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन में इसमें खास बात क्या है कि इसमें भी जो H है एसिडिक, वो कोई ऑक्सीजन से थोड़ी ना कनेक्टेड है भाई। वो तो इसको आप एसिडिक H मान लो या इसको मान लो, यहाँ पर बहुत सारे H हैं जो कार्बन से कनेक्टेड है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन जो होता है वो इंडक्टिव वाइज विड्रॉइंग ग्रुप की तरह लेते हैं हम उसको। तो जो उसके क्लोजेस्ट कार्बन होगा उसका H सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो हम इसको ऐसे टिक मार्क कर देते हैं कि ये हमारे लिए एसिडिक H है ना। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये
तो इस वाले में भी देखेंगे तो हम मानकर चल लेंगे कि ये वाला H हमारे लिए एसिडिक है ना। तो इसमें ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें देखोगे तो ये जो बीच वाला कार्बन है, इसका जो H होगा उसको थोड़ा ज्यादा एसिडिक मानेंगे क्योंकि इसके दो तरफ O लगा हुआ है ना। ये हो गया। तो और फिर ये वाले में क्या है, सल्फर लगा हुआ है दो, ऐसा, तो हम इसको मान लेंगे। ठीक है। तो हमारी ये चार कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इन सब की खास बात क्या है कि इनकी कैटेगरी क्या है बेटा, सेम है। सेम है। कैटेगरी सेम का मतलब है सारे H कनेक्टेड टू कार्बन। ठीक। लेकिन एक स्पेशल सिचुएशन आपको डी में दिखाई देगी, ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इसको रिकॉल करिए। मैंने आपको एक बार समझाया भी था कि पीरियोडिक टेबल में जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं Second उनमें orbital. एमटीडी ऑर्बिटल नहीं होते, Yes. जबकि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब में क्या होते हैं बेटा, Second एमटी orbital. डी ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, इसमें नहीं होता। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने से क्या है, उससे ये है कि जब तुम इसका कॉन्जुगेट बनाओगे, इसका जो कॉन्जुगेट बनाओगे तो वो सल्फर के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ Back bonding. हाँ रेजोनेंस करेगा, बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस। वेरी गुड, बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस, जिसको हमने सिक्स्थ केस रेजोनेंस कहा था। इधर भी करेगा और इधर भी करेगा। तो ये काइंड ऑफ क्या हो गया, एक्टिव। यही तो एक्टिव मिथाइलिन था। Yes. आर गेटिंग माय पॉइंट? ये हाँ। एक्टिव मिथाइलिन वाला केस हो गया। तुम देखोगे तो इसको हटाओगे जब, तो यहां पर भी आपको वैसा ही दिखाई देगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को Yes. कि ये एम्प्टी ऑर्बिटल और ये लोन पेयर, ये रेजोनेंस हुआ। हाँ, इसके पास तो नो एम्प्टी, नो एम्प्टी, तो इनमें क्या होगा, ओनली इंडक्टिव से Inductive. विड्रॉइंग, है ना। तो Yes. आप बोलोगे कि हाँ, ये वाले में दो लगे हुए, इसमें एक लगा हुआ है। तो अगर मुझे ऑर्डर भी इसका लिखना होगा, है ना, डेटा नहीं है लेकिन ऑर्डर भी लिखना होगा, तो हम क्या लिख देंगे, 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes. ये तो इसको भी आप नोट कर लो बेटा। Done. डन। चलो नेक्स्ट बोलो बेटा। Sir, seventh. 7th, इसको भी तुम ध्यान से देखो बेटा। अब इसमें फिर से वही एक्टिव मिथाइलिन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा बेटा, एक्टिव सर इसमें मिथाइलिन। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बड़ी इतनी है। 7? हाँ सर, सेवेंथ वाले में। नहीं, कार्बोकेटायन क्यों बोलेंगे हम? सर डीप्रोटोनेशन मोस्ट रेडिली इन द प्रेजेंस ऑफ हाँ, डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, H+ निकालना। डीप्रोटोनेशन क्या होता है, H+ निकालना। मतलब Ha जो है, किस केस में वो कह रहा है H+ आसानी से देगा, H+ आसानी से देगा, तो वही देगा ना जो ज्यादा एसिडिक होगा। हाँ सर। मेरी बात समझ में आई बेटा? Yes. मोर एसिडिक इंप्लाइज मोर डीप्रोटोनेशन। हाँ सर, अभी तो हो जाएंगे। वर्ड्स में जाकर आप इमोशनल नहीं हो, वो तो अलग अलग वर्ड वर्ड लिख कर देगा आपको। तो प्रोटोनेशन बोलेगा, डीप्रोटोनेशन कभी बोलेगा, कभी बोलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ, कभी बोलेगा आयोनाइजेशन, ऐसे टर्म्स बोलेगा। तो ये एक्टिव मिथाइलिन पर बेस्ड क्वेश्चन है। जो आप देखोगे तो लगभग सब में एक्टिव मिथाइलिन दिखेंगे। ठीक है, सब में कोई खास ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन तुम देखोगे तो जो सी ऑप्शन है उसमें जो CH2 दो CO के साथ सराउंडेड है, और जैसे मान लो तुम ऑप्शन चूज कर लो ए वाला, है ना, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन भी दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो। Yes, ये रेजोनेंस है ना, ये हमारे इस CH2 के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि CH2 जब कार्बन आयन बनाएगा तो उसका कार्बन आयन तो CO के साथ रेजोनेंस करेगा, लेकिन जिसके साथ ये रेजोनेंस कर रहा है अनफॉर्चुनेटली वो कहीं और भी रेजोनेंस कर रहा है। तो भाई कार्बन आयन का रेजोनेंस खराब हो गया ना, ये उसके लिए बैड हो गया।
यहाँ पर भी लगा हुआ, ये उसके लिए बैड हो गया। तो ये रेजोनेंस अच्छा नहीं होगा, डिस्पर्जन अच्छा नहीं होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी। जबकि यहाँ वाले में जब कार्बन आयन बनाओगे तो वो कार्बन आयन परफेक्ट वे में रेजोनेंस करेगा दोनों तरफ। तो ये आपका रेजोनेंस बेटर होगा इसके कंपैरिजन में। तो इसका पेरेंट भी ज्यादा एसिडिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है बेटा। यस सर। 21। उसके पहले बेटा 8। 8th क्वेश्चन। देखो उसमें वो क्या कहता है कि कुछ समथिंग अबाउट वो पीएच का डिस्कशन कर रहा है। लेट अस से आपको पीएच ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो मालूम है कि पीएच अगर कम होता है तो सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होता है, और पीएच अगर ज्यादा होता है तो सोल्यूशन टुवर्ड्स बेसिक जाता है ना। तो हम लोग ऐसा तो बोल ही सकते हैं कि अगर पीएच डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब है कि वो एसिडिक हो रहा है, और अगर पीएच इंक्रीज करेगा तो वो बेसिक की तरफ जा रहा है सोल्यूशन, है ना। तो अब तुम्हें जैसे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर में उसने कहा है कि लो पीएच में ये स्ट्रक्चर गिवन है। ठीक। अगर पीएच तुम बढ़ा दोगे तो स्ट्रक्चर की क्या पॉसिबिलिटी है? अब कितना वो बढ़ाया ऐसा तो नहीं बोला है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो पीएच 1.82 दे रहा है तो उससे थोड़ा बढ़ा देंगे। तो थोड़ा जैसे ही आप बढ़ाओगे तो जो गिवन स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा एसिडिक एच है, सबसे पहले वही रिलीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही तुम बाहर से कोई बेस डालोगे तो बेस क्या करेगा? H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो किसी एक जगह से, एक साइड से H प्लस को मान लीजिए निकाल रहा है, तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो आप देखोगे तो बी में वो आपको नजर आएगा। दिख रहा है ना? COOH का जो H है वो देखो हट गया, CO माइनस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। और बोलो बेटा। 11। और कोई बोलो बेटा 11 से पहले। जैसे आप इस 9th क्वेश्चन को भी देखोगे, इस क्वेश्चन में क्या ये है तो केमिकल बॉन्डिंग वाले स्टाइल से आप इसको कर सकते हो, हाँ सर। इनऑर्गेनिक वाले स्टाइल से। ये ऑर्गेनिक स्टाइल से सोचना है तो जैसे ऑप्शन ए दिया है तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए केवल। तो स्ट्रक्चर HClO4 के लिए क्या होता है? HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये HClO4 हो गया। HClO3 क्या होगा? HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये HClO3 हो गया। तो इसका H हटा दो आप तो O माइनस बचेगा। Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस वाले का H हटा दो, O माइनस बचेगा। Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब आप देखो ये लोन पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स कितनी जगह हो रहा है? 1 2 3। ये कितनी जगह हो रहा है? 2। तो किसमें डिस्पर्शन ज्यादा हुआ बेटा नेगेटिव चार्ज का? फर्स्ट वाले में। डिस्पर्शन मोर, डिस्पर्शन मोर तो ये वीक कॉन्जुगेट बेस हो गया। वीक कॉन्जुगेट बेस हो गया तो पेरेंट क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक, है ना। इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड से ज्यादा एसिडिक है, यही तो दे रहा है ऑप्शन में, तो ये हमारे लिए करेक्ट हो गया, है ना। अब इसी का तुम बी ऑप्शन देखो, इसी का तुम बी देखो। बी वाले में अनफॉर्चुनेटली मतलब स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि H3PO4 ये है, 3 OH लगा दो और एक डबल। अच्छा, ज्यादा OH का ये मतलब नहीं है कि वो ज्यादा आसानी से H प्लस दे देगा। ये तो कभी नहीं सोचना है। ठीक है, और OH है तो ये नहीं कि बेस मान लिया ऐसा, वो NaOH जैसा नहीं होता है वो है, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं यहाँ पर। अब इसी तरह से H3PO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो H3PO3 का स्ट्रक्चर में क्या होगा? HOPOH डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा H, क्योंकि ऑक्सीजन तो 3 ही है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, H3PO2 ड्रॉ करोगे तो ऐसा दिखेगा ये। अब इनकी खास बात ये है कि जब तुम इसका H और इसका H निकालोगे तो पहले वाले में ऑक्सीजन जो है O माइनस एक्चुअली में
वो इस डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर रही है। इसमें भी जो O माइनस है वो एक्चुअली में इस PO के साथ रेजोनेंस कर रही है, और इसमें भी जो नेगेटिव चार्ज O है वो इस PO के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं। बट तीनों में डिफरेंस क्या है कि लास्ट वाले में कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, खराब वाला। इस वाले में तुम देखो कि जैसे मान लीजिए ये जो है इसके साथ रेजोनेंस करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ का जो OH का O लोन पेयर है ये भी तो इसके साथ रेजोनेंस कर रहा होगा, तो ये इसके लिए ये वाला बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया। इसमें देखो ये जो O माइनस है ये डिस्पर्जन के लिए किसके पास जाता है, P डबल बॉन्ड O के साथ, लेकिन P डबल बॉन्ड O इस OH के साथ भी रेजोनेंस में है, इसके साथ भी रेजोनेंस में है, तो ये डिस्पर्जन इसका क्या हो गया बेटा, वीक हो गया। क्या समझ में आया बेटा? यस। यस राइट। तो अगर डिस्पर्जन वीक हो जाएगा, डिस्पर्जन खराब हो जाएगा, तो पेरेंट खराब एसिडिक हो जाएगा। तो इसमें अगर हमको ऑर्डर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, H3PO2 ग्रेटर देन H3PO3 ग्रेटर देन H3PO4, जबकि दिया हुआ है उल्टा, तो ये आंसर नहीं होगा इस तरह से। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? यस। यस सर। इस तरह से सी भी वैसे ही सोच लेंगे। डी वाले में देखेंगे तो डी वाला क्या है, अनफॉर्चुनेटली लेविस एसिड की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो इसमें जब तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये इस तरह से BF3 जैसे लिखा, और मान लीजिए कि आपने BBr3 लिखा, ये ऐसा, तो होता क्या है कि BF3 या BBr3 या कोई भी बोरॉन का जैसे ये कंपाउंड है, तो बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए उनको हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं। यस। तो ये लुईस यस एसिड क्या करता है, लुईस एसिड जाता है बाहर से किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर मांग लेता है ना। जैसे मान लीजिए कि भाई कोई इंसान जो है बाहर वालों से, घर वालों से पैसे मांगने को भिखारी थोड़ी ना कहते हैं, लेकिन अगर वो बाहर वालों से पैसे मांगने लगेगा तो उसको भिखारी कहने लगेंगे। तो वैसे ही यहाँ कंपाउंड किसी बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो उसको एसिड कहा जाता है। अब होता क्या है कि BF3 में घर वालों ने अपना सेक्रीफाइस करके उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म की, तो ये बाहर वालों से कम मांगेगा। इसमें भी वो देते हैं, लेकिन अब देखो ना डिस्टेंस बढ़ गया। यहाँ पर इसका ऑर्बिटल जो है वो टू पी ऑर्बिटल है, और इसका जो ऑर्बिटल है वो तुम्हारा फोर्थ उसमें चला जाता है। तो ये रेजोनेंस खराब हो गया, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस खराब हो गया, यानी कि किसमें ज्यादा आसानी से वो बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, BF3 वाले में। तो बी की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो इंटरनली ही न्यूट्रलाइज हो गई। ठीक, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं मांगेगा, बाहर से नहीं मांगेगा, वीकर लुईस एसिड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? यानी BI3 ग्रेटर देन BBr3 ग्रेटर देन BCl3 ग्रेटर देन BF3, दिस वे यू हैव टू से एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे पास था। इसको Yes, हटा sir. दें बेटा। यस सर। सर 10th वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगता है। हाँ बिल्कुल सही। देखो अब क्या होता है, हमें मैच कराना होता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन हमने किया हुआ है क्या। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको तुम अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड ऑर्डर लिखा है क्वेश्चन का, जिसमें एक हमने लिखा था पैरा नाइट्रोफिनॉल ग्रेटर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ग्रेटर देन मेटा नाइट्रोफिनॉल ग्रेटर देन फिनॉल। अब ये अगर तुम्हें आता है तो ये जो है ये भी तो फिनॉल है, और पहले तीन कंपाउंड्स को तुम जब ऑब्जर्व करोगे तो समझ लो कि नाइट्रो के बदले उसने COCH3 लिख दिया। क्यों? क्योंकि भाई नाइट्रो में भी N डबल बॉन्ड होता है, इसमें C डबल बॉन्ड है। भाई जैसे इसमें आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर बोलते हो, तो इसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम मैनर में, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाया रेजोनेंस है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाया रेजोनेंस है। यहाँ तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा कम एसिडिक हो जाता है, केवल पैरा से ही तो कम होता है। तो यहाँ पर भी केवल पैरा से कम कर दो, यानी पैरा यहाँ सबसे ज्यादा एसिडिक बना दो। तो तुम्हारे लिए जेड क्या हो जाएगा, नंबर 1, जेड
नंबर वन एसिडिक हो जाएगा, ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो एक ही ऑप्शन ऐसा है ना, जिसमें जेड नंबर वन है। यस ठीक है, सर। तो ये क्लियर कट आपको इस तरह से पता चल रहा है आंसर। हाँ, जब तुम ये डब्ल्यू में आओगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगे, वैसे ही क्वेश्चन का लेवल उतना नहीं है कि तुमको उसकी रिक्वायरमेंट पड़े, लेकिन अगर सोचना भी चाहो तो जो सीएल होता है ना, उसके पास फिर से वही कहानी होती है कि वो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, जिस बैक बॉन्डिंग का, जो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसीलिए परहैप्स वो जो वाई की कंपैरिजन में, क्योंकि वाई वाले में जो COCH3 है वो तो केवल इंडक्टिव से विड्रॉ करेगा, लेकिन जो डब्ल्यू वाला है उसमें सीएल रेजोनेंस दिखा देगा O माइनस के लिए अपना वेकेंट ऑर्बिटल लगा करके। इसीलिए तुम्हारा जो है डब्ल्यू पहले आ गया और वाई पीछे हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आई मेरी बात बेटा? यस सर। ये हो गया, इसको हटा दें। यस यस सर। सर। है, मैं जो 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 इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको मैं स्किप कर दूंगा, बाकी मैं तुमको, क्योंकि हमारे पास टाइम है, और जब नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचेंगे और टाइम कम लगेगा तो थोड़ा आप अपने हिसाब से पूछ लेना, ठीक है बेटा? ओके सर। हम्म। अब जैसे इस 11th क्वेश्चन को ही देख लो। कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। तो अब इसमें जैसे पहला वाला है, तो एसिड जैसे ही सुनने में आता है, एसिड हो या बेस हो, हम लोग सबसे पहली चीज चेक करते हैं कि कैटेगरी। 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 तो अब जैसे तुम पहला 1 2 चेक करते हो, ऑर्थो 1 2 इफेक्ट। में देखोगे तो दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक है, यस सर। और कार्बोक्सिलिक में ये बेंजोइक है, और बेंजोइक आते ही हम लोग क्या लगा देते हैं बेटा? ऑर्थो ऑर्थो। इफेक्ट। राइट। तो ऑर्थो इफेक्ट में हम ये चेक ही नहीं करते हैं रिलीजिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग है। ऑर्थो अगर लगा है तो नॉर्मल बेंजोइक से वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो क्लियर कट अपने को 2 > 1 एसिड आ गया, है ना? कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। फिर दूसरा तुमने देखा, दूसरा सेट जो दिया हुआ है, तो दूसरे सेट में फिर कंफ्यूजन हो सकता है, वो बेंजोइक नहीं है, वो हमारे लिए कार्बोक्सिलिक। नॉर्मल नॉर्मल कार्बोक्सिलिक है। तो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक है तो नॉर्मल रूल लगाएंगे, कैटेगरी सेम है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। यानी कि जो सेकंड सेट दिया है उसमें थर्ड विल बी मोर एसिडिक देन फोर्थ। क्लियर है बेटा? यस सर। और फिर देखो यही वाला स्टाइल बेसिक वाले में भी उन्होंने चालाकी से दे दिया है। तो इस सेट को देखो, जो तुम्हारा दिया हुआ है ये 7 और 8 वाला सेट, 7 और 8 वाला सेट तुम देखोगे जब, तो तुम रियलाइज करोगे कि यहाँ पर ये बेसिक पूछा है, और बेसिक में कैटेगरी जो है वो एनिलीन है, और एनिलीन कैटेगरी में हम लोग SIP कॉन्सेप्ट लगाते हैं। SIP से क्या होता है बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर डिक्रीज जाता कर है ना? देंगे। यस। स्टेरिक इनहिबिशन फॉर प्रोटोनेशन। तो ऑर्थो पोजीशन पे जब कोई ग्रुप आता है तो एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो 7 > 8 हो जाएगा। समझ में आया ना बेटा? यस सर। यस सर। ये अब ये सब अगर तुमने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए हैं, तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं है, एक नॉर्मल प्रिपरेशन पे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकते। ठीक है। अब यही देखो, उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए हमको क्या कर दिया है, 5th और 6th में उन्होंने चालाकी से ऐसा दिखाया है कि ये टीम जैसा है, लेकिन वहां तो थोड़ी ना SIP होगा, वो तो नॉर्मल हमारे लिए हो जाएगा। हाँ, ये बोलेंगे कि कैटेगरी जो बेस की है वो सेम है ना? दोनों में हमारा एक जैसी कैटेगरी है, नाइट्रोजन पे लोन पे है ना? अब केवल इसको क्या बोल देना है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ इंक्रीज जाएगा। कर देगा, और सेकेंड वाले में हमारा लगा हुआ है यानी कि 6 > 5। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। ये डन। डन। देखो अब
हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे तुम इसमें देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे सारे फिनॉल्स हैं, सारे फिनॉल्स में खाली NO2 की पोजिशनिंग पे डिफरेंस है। तो बड़ा सिंपल है बेटा, अगर NO2 जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पे आएगा तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, रेजोनेंस। है ना। Yes. हम लोगों को क्लियर है कि नो रेजोनेंस एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजिशन। तो इसीलिए अगर तुम ऑप्शन सी को देखोगे तो उसमें तुम्हारे पास दो NO2 है और दोनों ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे हैं, है ना। तो वो बेस्ट एसिडिक बना देगा कंपाउंड को, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। सिंपल हो गया ये, है ना। यस सर। ये हो गया, ये तो आसान था, इसको हटा देते हैं। देन इस क्वेश्चन को देखो, 13th को देखो, तो इसमें के वैल्यू पूछा है ना। तो आपने को मालूम है कि मोर एसिडिक मोर की। मोर के, मोर एसिडिक मोर के। तो इसमें CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक ये दिया हुआ है, एक दिया है CH3 C डबल बॉन्ड OOH, एक ये दिया हुआ है ना। अब इन दोनों को वैसे तो कैटेगराइज करके ही तुम कर सकते हो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बारे में तो तुमने पढ़ा ही नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। कॉन्सेप्चुअली भी सोचोगे ना, अगर ये भी मान लो कि कैटेगरी सेम है और H कनेक्टेड टू O, H कनेक्टेड टू O है, तो दोनों का कॉन्जुगेट बेस बना लो। जिसके कॉन्जुगेट बेस में डिस्पर्शन ज्यादा हो जाएगा उसका ही पेरेंट ज्यादा एसिडिक है। जैसे इसमें देखो, तो इसमें तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है क्या, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है? नो। नहीं, इसमें कोई डिलोकलाइजेशन नहीं है, तो इसका डिस्पर्शन नहीं हुआ, डिस्पर्शन नहीं हुआ तो इसका पेरेंट कम एसिडिक है। तो ऑर्डर क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये एक रिटर्न। ऑर्डर Yes. वही हो जाएगा, समझे ना। और जैसे इसका बी ऑप्शन देखो, तो मैंने एक कैटेगरी का डिफरेंस दिया था, ये तो ए Yes ऑप्शन sir. वाला हो गया है ना। बी वाले में अगर तुम वो कैटेगरी वाला स्ट्रेट लगाओगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। क्या है, RSO3H ग्रेटर देन RCOOH ग्रेटर देन H2CO3 ग्रेटर देन HCO3 माइनस ग्रेटर देन फिनॉल ग्रेटर देन CH3OH। ये याद रखना है बेटा, मिथेनॉल जो होता है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक है और बाकी एल्कोहल्स वाटर से कम एसिडिक हैं। इसके बाद टर्मिनल एल्काइन दिया होगा, अमोनिया दिया होगा, फिर टर्मिनल एल्कीन दिया होगा और फिर एल्केन। इस तरह एक स्टैंडर्ड सा ऑर्डर मैंने आपको दे रखा है, तो क्लियर कट आपको वहां से आंसर पता चल जाएगा कि यहाँ पर मिस्टेक क्या है। ठीक है, सी वाला जो है ना वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसको आप याद रखिए। ठीक है, सो दैट कभी कोई मिस्टेक ना हो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसमें कोई वो नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो गुड, नहीं भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उसको याद रखना है। ऑर्डर ये है बेटा, फॉर्मिक एसिड ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड ग्रेटर देन CH3COH, यानी एसिटिक एसिड। ये स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन है जिसका ऑर्डर आपको याद रखना है, नहीं तो मिस्टेक कर देते हैं हम लोग जो एग्जाम में। इसमें एक्चुअली CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली ये कम एसिडिक हो जाता है, ये COH को कम एसिडिक कर देता है। और C6H5 जो होता है वो इंडक्टिव से विड्रॉइंग होता है, तो COH को वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक बना देता है। बट होता क्या है, इन दोनों में देखोगे तो ये जो ग्रुप है, ये जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे ना तो वो CO के लिए एक बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन का भी काम करेगा जो H में नहीं है। तो इसलिए ये HCOH के कंपैरिजन में खराब एसिड हो जाता है। बट अगर एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो इट्स बेटर कि आप इसको याद रखें। ये एक स्टैंडर्ड जो है ऑर्डर अपने नोट्स में लिख लें और उसको याद रखना, ठीक है। यस। Yes, I'm done. डन। देखो, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 14 को तुम देखो, ये बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। और एसिड बेस रिएक्शंस पर जो
क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम लोग क्या बोलते हैं कि एसिड ऑफ लेफ्ट Better हैंड than acid साइड too. मोर एसिडिक देन एसिड ऑफ राइट हैंड साइड, यही फंडा होता है। तो भाई उसने खुद भी रिएक्शन दे रहा कि वैसे तो अपने को भी आता है, हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं जो ऑप्शंस में दिखा हुआ है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो भी अपने को हो जाएगा कि भाई COOH जो दिया हुआ है वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। तो फिनॉल, और फिनॉल में जो नाइट्रोफिनॉल होगा वो ज्यादा एसिडिक होता है। और रिएक्शन के हिसाब से जाएंगे, बिकॉज अब मानकर चलो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये जो सेकेंड रिएक्शन से पता चलेगा कि H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है ना। और फिनॉल तो लास्ट में आ गया। ये सिंपल सा आपका ऑर्डर निकल रहा है, ठीक है। फिफ्टींथ आप कर लोगे, वो सब सिंपल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिलीजिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। 16th को देखो, अभी 16th वाले में देखोगे बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है इसको तुम दूसरी स्टाइल से देखो कि भले ही वो उसने क्या दिया है, H कनेक्टेड टू N सब में दिया है, लेकिन अगर तुम H कनेक्टेड टू कार्बन वाली स्टाइल से सोचो ना, तो तुमको ये बड़ा पॉपुलर वाला एग्जांपल लगे एक्टिव मिथाइलिन वाली स्टाइल से। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, H कनेक्टेड टू कार्बन की इधर उधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स देखते थे, है ना। तो तुम अगर इसमें C ऑप्शन को देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई H कनेक्टेड टू N है और N 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो गए। ऊपर की तरफ C डबल बॉन्ड हो, नीचे की तरफ S डबल बॉन्ड हो, फिर S डबल बॉन्ड हो, राइट। अगर तुम कॉन्जुगेट बेस उसका बना लोगे तो उसका डिस्पर्जन बहुत ज्यादा होगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। Yes, Yes, sir. तो अगर डिस्पर्जन बहुत ज्यादा होगा तो भाई उसका पेरेंट भी तो ज्यादा एसिडिक बन जाएगा। जितना ज्यादा डिस्पर्जन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, उतना कॉन्जुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है और पेरेंट उतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो क्लियर कट आपको इसमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये है। और चलो इसको भी आप लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर जो 17 है और क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो एक्टिव मिथाइलिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है फिर से। Yes, sir. एक्टिव मिथाइलिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो जैसे मैं 18th क्वेश्चन पिक करता हूं, तो 18th क्वेश्चन में जो फोर्थ कंपाउंड है अगर उसको ध्यान से देखोगे तो दो उसमें जगह जो एक्टिव। बीच में फंसा हुआ CH है ना, उसको ध्यान से देखो तो उसके तुम्हें 3 तरफ C डबल बॉन्ड नजर आएगा, राइट। तो भाई 3 तरफ तो कॉन्जुगेट बेस पे जब बनाओगे तो 3 जगह पर उसका डिस्पर्शन हुआ, तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। फिर आप देखोगे तो पहला कंपाउंड, फर्स्ट वाले कंपाउंड में तुम्हें 2 जगह से सराउंडेड नजर आएगा। तो Yes. ये तो एक्टिव मिथाइलिन हो गए, तो सिंपल है। हाँ, जब तुम 2 और 3 में कंपैरिजन करोगे तो कुछ खास डिफरेंस नहीं, केवल एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगाओ, और ऑक्सीजन कुछ रेजोनेंस तो करा नहीं सकता वो एक्स्ट्रा वाला, इंडक्टिव से केवल विड्रॉ कर सकता है। और अगर इंडक्टिव से विड्रॉ करेगा तो थोड़ी सी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, बढ़ा बढ़ा देगा। देगा। बस सिंपल इतना आप अगर कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब जैसे 19 क्वेश्चन को देखो, है ना। पूछा है मोस्ट एसिडिक। अब इसमें फिर से एसिडिक आते ही कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है बेटा। सबसे पहली चीज चेक की जाती है कैटेगरी। Category. कैटेगरी अब कोई अचानक से अलग सा दिखने लगे जैसे एक्टिव मिथाइल तो अलग बात होती है ना। तो वो उसमें भी वैसे कैटेगरी तो सेम ही है, कॉन्सेप्ट वही है, बट क्या होता है Intermolecular. एक्सपीरियंस आने के बाद तुम फिर डायरेक्टली भी सोच पाओगे। जैसे यहाँ पर भी हम लोग सीधे सोच सकते हैं भाई ये तो बेंजोइक एसिड है यार, है ना। बेंजोइक एसिड है तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, ऑर्थो इफेक्ट, है ना। अब इसमें क्या उन्होंने चालाकी की है कि 2 ऐसे ऑप्शंस दिए हैं जिनमें 2-2 ग्रुप लगा दिए ऑर्थो पोजीशन पे। तो भाई अपने को एक बड़ा सा ऑर्डर मालूम है वैसे कि बेंजोइक एसिड के अगर यहाँ पर NO2 है तो वो पहले एसिड आता है। मैंने एक डेटा दिया है आपको
ये उसके बाद Cl आता है, फिर उसके बाद OH आता है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है। तो अगर उससे भी सोचोगे तो 2 OH लगा दिया उसने, दो और OH लगा दिया तो वो तो भाई और ज्यादा एसिडिक बना देगा, है ना। ठीक है। अब देखिए कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं देगा, वो ऐसा देगा जिसका ये एक्सप्लेनेशन पॉसिबल हो। तो इस वाले में भाई इसका जब तुम करते थे तो इसमें हम लोग CO- बनाते थे और OH के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते थे। इसमें जब बनाओगे तो दोनों साइड उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो यानी डिस्पर्शन इसके कॉन्जुगेट का ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा एसिडिक आया। जबकि तुमको जो दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें 2 तो लगे हुए हैं ग्रुप, लेकिन उसमें एक OCH3 लगा है, तो OCH3 क्या करता है, वो एक रिलीजिंग ग्रुप होता है रिलेटिवली, अगर तुम देखोगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर नहीं सकता जैसे ये कर रहा था, और उल्टा रिलीजिंग ग्रुप हो गया, तो ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को इसकी खराब कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं, कॉन्जुगेट बेस में इसके, तो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा डिस्पर्शन दिखाएगा, स्टेबल हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा, तो पेरेंट ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। यस। यस अब जैसे 20th क्वेश्चन देखोगे तो इसमें आप इमीडिएट बोल दोगे कि जो CF3 ग्रुप है बेटा, वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उसमें रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी आप समझ के कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा एसिडिक बना देता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तुम हटा भी सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो ये देखो बड़ी चालाकी से क्वेश्चन दे दिया उसने। आपको एक कंपाउंड दिया है CH3 होल थ्राइस COH, और एक कंपाउंड दिया है CH3 होल थ्राइस SiOH। अब दोनों में देखोगे तो H कनेक्टेड टू O है ना, कैटेगरी वाइज सेम है। तो हमारा क्या अब रहता था, हम ऑक्सीजन पे माइनस लाएंगे H प्लस हटा करके, और इसके साथ कार्बन कनेक्टेड है, इसमें माइनस लाएंगे और सिलिकॉन कनेक्टेड है, फिर से वही पीरियोडिक एड टेबल। बॉन्डिंग सिलिकॉन। हाँ, कि यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसमें डिस्पर्जन रेजोनेंस के थ्रू हो जाएगा। इसमें नो एम्प्टी ऑर्बिटल है तो डिस्पर्जन बैक बॉन्डिंग के थ्रू नहीं हो पाएगा। एम्प्टी ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छा डिस्पर्जन, है ना, बेटर डिस्पर्जन, बेटर डिस्पर्जन होगा तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चे क्या करते हैं, हम लोग ऑर्थो इफेक्ट पढ़ते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली ऑर्थो इफेक्ट जहां लगा बैठते हैं, जबकि ऑर्थो इफेक्ट हम लोग ने बेंजोइक के लिए स्पेशली अलग से किया हुआ है। ऐसा नहीं कि कहीं पे लगाना शुरू कर दोगे तो फिर मिस्टेक्स हो जाएंगी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। 22nd क्वेश्चन की एक खास बात है बेटा। 22nd क्वेश्चन में देखोगे तो जो तुम्हारा थर्ड और फोर्थ कंपाउंड है, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ में NO2 सिर्फ इंडक्टी के वाया इसकी। हाँ क्योंकि रेजोनेंस फोर्थ, खत्म हो जाता है उसका। हाँ ये NO2 जो है, बिकॉज इधर आपके 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो हमारे लिए इसका आ जाएगा कौन सा इफेक्ट, SIR ऐसा यार। इफेक्ट, यानी कि नो विदड्रॉइंग इफेक्ट वाया रेजोनेंस। तो जब रेजोनेंस का विड्रॉइंग इफेक्ट ही खत्म हो गया तो एसिडिक स्नेह थोड़ी क्या हो जाएगी, कम। डिक्रीज कर जाएगी फिनॉल के लिए। जबकि इस वाले में वो NO2 विड्रॉ करेगा वाया रेजोनेंस, तो भाई यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर लोगे। अच्छा, अब जैसे 1 और 2 में हमको कंपैरिजन करना है, तो भाई दोनों में 2 ग्रुप है, तो एक्चुअली ऑर्थो में और वहां, मेटा। हाँ वहां पर ये ध्यान देना पड़ेगा, जो CH3 ग्रुप होता है ना, तो CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। Whenever alkyl group is connected to benzene, its releasing power is decided by hyper conjugation। तो अगर ऑर्थो और पैरा पे लगा हुआ है CH3 ग्रुप, तो उसका जो रिलीजिंग इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, और जब उसका रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को वो डिक्रीज करा देगा। इसका मतलब है 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखोगे तो 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 नजर आएगा। क्या समझ में आया बेटा। यस यस। डन सर। हम्म
देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखो, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। उसमें 3 आपको एच दिया हुआ है ना, तो 3 एसिडिक एच जो दिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक रिमूव करेंगे और चेक करेंगे कि उसमें डिस्पर्शन कैसा हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने पहला वाला एच ए वाला रिमूव किया, बाकी को एज सच लिखेंगे, तो यहाँ O माइनस आएगा ऐसा, बाकी को एज सच लिख देंगे, अपने को उससे कोई मतलब नहीं इस टाइम पे। फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बी वाले का हटाएंगे, तो इसको एज सच रहने देंगे, यहाँ O माइनस कर देंगे, इसको एज सच रहने देंगे और ये डबल बॉन्ड। फिर इसी तरह से सी वाले के लिए करेंगे, O माइनस कर देंगे, बाकी सब जगह ऐसे ही रहने देंगे, कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखो किसका माइनस चार्ज सबसे अच्छा डिस्पर्स्ड हो रहा है या किसका डिस्पर्स्ड हो ही नहीं रहा है। तो आप सर सी का देखोगे वही यहाँ है। पर देखोगे तो ये नो रेजोनेंस में है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, और बाकी में देखोगे लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है, यानी इसके लिए हम लोग लिख देंगे डिस्पर्शन मिनिमम। डिस्पर्शन मिनिमम हुआ तो पेरेंट जो हो जाएगा वो लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, समझे ना ये। यस सर। और इन दोनों में इनमें देखो बैक डिस्पर्शन हो कॉन्जुगेशन। रहा है, लेकिन तुम इसको देखोगे ना तो इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। देखो ओ यहां से चलता है और लोन पेयर और इस ओ तक पहुंच जाता है, जबकि इसमें देखो ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, है ना, इधर तो कर नहीं सकता, लोन पेयर सिंगल सिंगल है। लेकिन ये सीओ क्या करता है, इसके साथ बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है। तो यानी कि तुम्हारा ये सीओ उतना ज्यादा इसके साथ अवेलेबल नहीं है डिस्पर्शन कराने के लिए। तो यानी कि ये हमारा डिस्पर्शन उतना अच्छा नहीं हुआ, हुआ लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ। तो हमारा क्या बोलेंगे हम इसमें, बी बेस्ट ग्रेटर देन। बेस्ट डिस्पर्शन हुआ कॉन्जुगेट का, तो पेरेंट भी क्या हो जाएगा, बेस्ट मोर एसिड, एसिडिक। है ना। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर बेटा, टू, यानी टू क्या है बेटा, बी बी, ग्रेटर देन है ए ना, ग्रेटर देन सी। एच बी ग्रेटर देन एच ए ग्रेटर देन एच सी। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। यस। डन। सबने कर लिया बेटा। यस सर। 24th वाले में बेटा जो ए ऑप्शन है उसमें एच हटाओगे ना, तो वो जो माइनस चार्ज है वो रेजोनेंस करके एरोमेटिक बन जाएगा। तो जो कॉन्जुगेट बेस है उसमें डिस्पर्शन बहुत अच्छा बोल दिया जाएगा, तो इसकी वजह से उसका पेरेंट दैट मीन्स ऑप्शन ए इज मोस्ट एसिडिक। 25th देखो, इसमें सीधे सीधे तुमको कैटेगरी वाइज आपको निकाल देना है, कैटेगरी, सीधे सीधे आपको कैटेगरी के बेसिस पे आंसर बता देना है। कैटेगरी देखोगे इमीडिएट आंसर आ जाएगा कि आपका जो COH वाला है वो मोस्ट एसिडिक है, वो सेकंड्स में आंसर आ गया, ठीक है। और फिर जैसे 26 के लिए भी है, तो 26 वाले में मैंने आपको लिखाया था बेटा कि जो भी कंपाउंड H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं वो सब के सब सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं और वो CO2 गैस लिबरेट करवा देते हैं, ठीक है। यस। हाँ, फिनॉल इसकी बात होता है, लेकिन फिनॉल में जब NO2 ग्रुप वगैरह लग जाते हैं, 2-3 NO2 लगा दिया आपने स्पेशली ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे, तो वो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं, तो वो भी CO2 गैस लिबरेट कराना शुरू कर देते हैं। तो Ha है, तुमने सोडियम बाइकार्बोनेट में डाला तो HCO3 जो है वो इसका H लेगा और क्या बना देता है, H2CO3। H2CO। H2CO3 डिकम्पोज हो जाता है। तो अगर ये वाला सब्सटेंस इस सब्सटेंस से ज्यादा एसिडिक है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, बस इतना हमको प्रूव करना होता है। तो आपके इस गिवन में फिनॉल हो नहीं सकता, हेक्सेनॉल हो नहीं सकता, सल्फोनिक और एसिडिक बचे इस क्वेश्चन में, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड, बी सी। है ना। सर 27 में कौन सा वाटर ज्यादा एसिडिक है वही देखना पड़ेगा। हाँ फैंटास्टिक बेटा, फैंटास्टिक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्टिव है मिथाइलिन भी कि है ना ये सर सब इसमें? एक्टिव मिथाइलिन वाले स्टाइल के हैं, तो भले ही इनका डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, इनका डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक्टिव मिथाइलिन का तो डेटा अवेलेबल था ना, जिसमें तुमने यहाँ पर ये जैसे लिखा था
लगभग लगभग तुम्हारे पास इसका pKa 5 था, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो गिवन ऑप्शन उसमें तो उल्टा NH के साथ कनेक्टेड है, तो ये H और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा ए में भी तुम्हें एक्टिव मिथाइलिन जैसा मिलेगा, बी में भी मिलेगा, डी में भी मिलेगा, सी में एसिडिक एच ही नहीं है। देखो एन के पास कोई एच ही नहीं है, यस सर, समझे कि नहीं। और यस सीधे से तो तुमको केवल एक चीज जज करनी थी कि अगर गिवन एसिड जो है H2O से ज्यादा एसिडिक हुआ, राइट, तो वो NaOH के साथ रिएक्शन कर लेगा, डिसॉल्व हो जाएगा, सिंपल। हटा दें उसको। यस सर, देखो अब जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 28 समझाऊं तो सेम मैनर में है बेटा। ऑप्शन ए अगर देखोगे स्क्वायरिक एसिड है ना, कई बार इसके बारे में हमने लिखा हुआ है, बहुत अच्छा एसिड होता है, ठीक है, स्क्वायरिक एसिड, इट्स अ वेरी गुड एसिड। तो स्क्वायरिक एसिड तो ऑफ कोर्स लिबरेट कराएगा, है ना। और उसके बाद जो बी ऑप्शन है उसमें देखोगे तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फिनॉल, इट्स बिकॉज ऑफ COH, जो वो लिबरेट कराएगा CO2 गैस, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। फिनॉल करता नहीं, फिनॉल फेल्स टू लिबरेट CO2 गैस बिकॉज वो H2CO3 से कम एसिडिक है। डी ऑप्शन में देखोगे तो अगेन यू हैव COH ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज केपेबल ऑफ लिबरेटिंग CO2 गैस फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो एकदम फिक्स्ड आंसर, इसका कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है बेटा। यस सर, डन। फिर क्वेश्चन नंबर 29, ये बड़ा आसान है, फिनॉल इजलेस एसिडिक पूछा हुआ है, तो ऑफ कोर्स एसिटिक एसिड दिया है उससे हो जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल से हो जाएगा, इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, और मिथॉक्सी ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा तो रिलीजिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएगा तो एसिडेशन को डिक्रीज करा देगा, ठीक है ना। फिर 30th क्वेश्चन देखो, फिर से एफर्वेसेंस लिखा, एफर्वेसेंस का मतलब है CO2 गैस का जो लिबरेट होती है, उसी के लिए एफर्वेसेंस वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि भाई COH ग्रुप है, किस किस में COH ग्रुप है बेटा, बी में तुमको COH ग्रुप दिखाई दे रहा है, सी में तुम्हें दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है, और ए में क्या आ गया बेटा, ये नॉर्मल फिनॉल नहीं है, इट इज नॉट नॉर्मल फिनॉल, सिंपल फिनॉल नहीं है, इसमें क्या लगा हुआ है, तो ये ज्यादा एसिडिक बना देता है, तो वो भी रिलीज कर देगा CO2 गैस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से, ठीक है। यस चलो देखो अच्छे से हम लोगों ने एक्सरसाइज पूरा कर लिया है ना, नहीं तो आप परेशान रहते।